थीटा, अ ग्रीक लेटर थीटा। मैंने क्या किया, इस एंगल को चेंज किया। मैं मैं दूसरा कलर का एक वो लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए समझिए। अब मैंने क्या किया, मैंने एक नया ट्रायंगल यहां जनरेट कर दिया, ये। अब इसके एंगल्स ये हैं, इसका ये एंगल अभी भी 90 डिग्री है, इसके लिए भी ये एंगल यहां पर ऐसे अगर कट करेंगे तो एक ये एंगल यहां बनेगा, ये सपोज दिस एंगल इज फाई, यहां पर भी ये एंगल फाई, ये एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला, करेक्ट। मान लीजिए यहां पर जो पॉइंट है ये डी डैश है, ठीक। तो ऐसे समय में अब जो दो अलग ट्रायंगल यहां बन गए, एक ट्रायंगल बना ए ई डी डैश और एक बना ए सी बी डैश। तो अगर मैं लेता हूं ए सी बी डैश, ए सी बी डैश, और दूसरा मैंने लिया ए ई डी डैश, ये भी सिमिलर है क्योंकि ये एंगल, ये जो बनाए यहां, ये इस एंगल के इक्वल है। इनमें भी साइड्स के रेशो सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूं बी डैश सी अपॉन बी डैश ए, यहां बी ए था, अच्छा मैंने यहां बीसी अपॉन एसी ले लिया दोनों जगह, चलिए बीसी अपॉन बी ए ले लेते हैं इसको। टेक बीसी अपॉन बी ए, यहां डी ए बन जाएगा, ठीक है। तो बी सी बी डैश सी अपॉन बी डैश ए कैन बी रिटन एज इक्वल टू डी डैश ई अपॉन डी डैश ए। ट्राइंगल तो ये भी सिमिलर है ना, तो इनके भी तो साइड्स के रेशो सेम आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? पक्का आएंगे। सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए ले लेता हूं ए सी अपॉन बी डैश ए, यहां पर ए सी की जगह हो जाएगा ए ई अपॉन डी डैश ए। सिमिलरली बी डैश सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी डैश ई अपॉन ए ई। आएंगे रेशो सेम या नहीं? ये पेयर भी तो सिमिलर ट्रायंगल का ही है, तो इनमें भी तो साइड्स के रेशो सेम ही रहेंगे या नहीं? दे विल बी। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अगर मैं प्रैक्टिकली इसको बना करके यहां निकालता, मान लीजिए मैं सचमुच में बनाता ऐसे दो ट्रायंगल और इन साइड्स का रेशियो निकालता, तो मुझे यहां कुछ वैल्यू मिलती, सपोज x। क्या यहां पर भी मुझे वैल्यू x ही मिलती जो यहां मिली है? आंसर है नहीं। जब तक ये एंगल ए थीटा के बराबर था उस समय रेशो इक्वल थे और मुझे एक सर्टेन वैल्यू मिल रही थी इन साइड्स के रेशो की। लेकिन जैसे ही मैंने ये एंगल चेंज करके फाई बना दिया, अभी भी मुझे रेशो सिमिलर मिले और मुझे एक वैल्यू मिली, बट दिस टाइम वैल्यू इज नॉट एक्स, दिस टाइम इट इज समथिंग डिफरेंट, सपोज वाई। यानी ये एंगल चेंज करने से साइड्स का जो रेशो है वो डिफर आया। अभी भी याद रखना करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो अभी भी सेम है, लेकिन वो रेशो की जो वैल्यू है वो जो पहले एंगल था अब उसके बराबर नहीं आ रही है। इसका मतलब अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स डिफरेंट बनाएं तो जब तक उन ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल रहेंगे तब तक उनके साइड्स के रेशो की वैल्यू सेम आती रहेगी, नो मैटर व्हाट आर द लेंथ्स। जब तक यहां एंगल थीटा के बराबर था, लेंथ आप चाहे
ए सी और ए बी वाले ट्राइंगल को ले रहे थे, या ई ले रहे थे, या ये एफ और जी वाला ट्राइंगल ले रहे थे, किन्हीं भी, मतलब आप इस साइड को कितना भी बढ़ाते जाते, साइड्स के रेशो में कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जैसे ही आपने ये एंगल चेंज किया, एंगल जो प्रीवियस एंगल पर जो वैल्यूज आ रही थी उससे वैल्यूज चेंज हो गई। हालांकि ये सब भी वैल्यू आएंगी सेम। अब अगर एक वाई आई है तो दूसरी भी वाई आएगी, तीसरी भी वाई आएगी। साइड्स के रेशो अभी भी वही हैं, सब सिमिलर हैं, यहां पर भी साइड्स के रेशो सिमिलर हैं, लेकिन इन रेशोज की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, बिकॉज द एंगल हैज बीन चेंज्ड। बात समझ में आई? अब क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मीनिंग क्या निकालें? इस बात का मीनिंग ये निकल करके आया कि सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल चेंज होते जाते हैं, उन रेशोज की जो वैल्यू होती है वो डिफर होती जाती है। यानी किन्हीं भी सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स के रेशो सिमिलर होने के बावजूद उस रेशो की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उन ट्रायंगल्स के एंगल कितने रखे हैं। और अगर आपने एंगल फिक्स कर दिया, देन नो मैटर व्हाट आर द length of the sides of these triangle, ratio will be necessarily identical। मेरे कहने का मतलब यह, मान लीजिए मैं यहां इंटेंशनली पहले थीटा को ठीक 30 डिग्री रख के बनाता, इमेजिन मैंने फिक्स कर लेता कि ये 30 रखूंगा, ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाता, ये 90 रहता, और फिर मैं ऐसे कितने भी ट्राइंगल बनाता जिसमें एक एंगल 30 हो, एक 60 हो, एक 90 हो। बिलीव मी, आप कार्डबोर्ड पे बना के देख लेना, इनकी साइड्स के जो रेशो आएंगे वो हमेशा फिक्स आएंगे। आप इनको कह सकते हैं रेशो नंबर 1, रेशो नंबर 2, रेशो नंबर 3, ऐसे बोल सकते हैं। आप कितने भी बनाते जाइएगा, रेशो नंबर 1 को जब आप निकालेंगे, यानी रेशो नंबर 1 में क्या रखना है कि जो आपने एंगल कंसीडर किया है उसके सामने वाली साइड और हाइपोटेनियस, इनका रेशो निकालिए आप। हमेशा इस एंगल को 30 फिक्स कर लीजिए और अलग अलग साइज के ट्राइंगल बनाइए। एवरी टाइम यू विल गेट द रेशो एज फिक्स वैल्यू। जो 1/2 आएगा, ये भी बता दूं, ये आएगा, सॉल्व करके देख लेना। तो ये बेसिकली क्या है, ये हुआ क्यों ऐसा? एंगल चेंज करने से रेशोज वेरी हो रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए किसी ट्रायंगल की साइड्स के रेशो सेम होते हैं। मैं मान लीजिए नहीं भी बनाता सिमिलर ट्रायंगल, भूल जाओ इन्हें, चलो मैंने बनाई नहीं, ना बनाऊं मैं, लेकिन अभी अगर मैं एक ही ट्रायंगल बना के भी यहां एंगल 30 डिग्री रखूंगा तो ये रेशो हमेशा फिक्स आएगा। तुम दूसरा ट्रायंगल बना लेना किसी अदर साइड का, बस एंगल को यहां 30 फिक्स कर लेना, ये 90, तो ये तीनों ही बेसिकली फिक्स हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का बेस यही है, ये समझाना है कि कैसे इन साइड्स के रेशो डिपेंडेंट होते हैं इन एंगल्स पर। हाउ द रेशियो ऑफ द साइड्स वेरी, or you may say dependent on the angles of the triangle, is actually the basic theme of trigonometry। हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ने की कोशिश करते हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अलग अलग एंगल्स के लिए साइड्स के रेशियो डिफर होते जाते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से रिलेशन है बिटवीन द एंगल्स एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। दो इट इज नॉट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट यू मे अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाती है। बात समझ में आई कुछ? अब हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं ये भी सुन लो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां BC/BA लिया था, ठीक है। BC क्या है? मेरा जो एंगल ऑफ कंसीडरेशन था, मैं इसको मिटा करके अब एक बार फिर से वही सिंपल वाला ट्रायंगल ही बना रहा हूं। अगर आपकी नहीं समझ में आया हो, पॉज बैक कर लेना, फिर देख लेना अच्छे से मैंने क्या बोला है, कई बार पढ़िएगा। अब देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जब ट्रायंगल इस तरीके से बनाया था, ए, यहां शायद मैंने बी रखा था, मैंने यहां सी रखा था, ओके। तो मैंने जब इस एंगल ए को कंसीडर किया, ये मान लीजिए मेरा एंगल ऑफ कंसीडरेशन है जिसको मैंने फिक्स रखने की कोशिश की है।
हालांकि इसके फिक्स करते ही तीनों फिक्स हो जाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये अपने आप भी जो ये डिपेंड करेगा मैंने ये क्या चूज किया है। अगर ये मैंने मान लीजिए कोई भी एंगल थीटा चूज किया है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाना है, 90 में से माइनस कर देना है। इस एक जो भी मैंने एंगल माना है वो ये बैठेगा क्योंकि दोनों का सम तो 90 आना है ना। ये दोनों एंगल इनका सम कितना आएगा? हाँ 90 डिग्री। क्या कहते हैं उन एंगल्स को जिनका सम 90 डिग्री आता है? हाँ याद करना, कुछ आपने पढ़े हो ऐसे कुछ एंगल के नाम जिनका सम 180 आता है, उन्हें कुछ बोलते हैं। ऐसे ही 90 डिग्री अगर सम आता है तो उन्हें भी कुछ बोलते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक, वैसे तो जानते होंगे, खैर वो मेरा भी टारगेट नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये एंगल ए कंसिडरेशन में ले लिया और सबसे पहले मैंने लिया BC अपॉन BA। BC मतलब मैंने वो साइड ली है जो अपोजिट साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक, अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा SOA, साइड अपोजिट टू, कई बार केवल O ये शो करने के लिए है कि अपोजिट साइड की बात कर रहे हैं। अपोजिट मतलब जो एंगल कंसिडरेशन है उसके अपोजिट। तो मैंने यहां पहला जो मैंने रेशो लिया था वो मैंने लिया है साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन BA विच इज एक्चुअली हाइपोटेनियस। इसको मैंने नंबर 1 माना था कि ये पहला रेशो है। पहले रेशो में मैं क्या ले रहा हूं, एक पहले मैंने एंगल ऑफ कंसिडरेशन लिया जिसको वेरी करके मुझे रिजल्ट में वेरिएशन देखना है। तो पहले मैंने एक एंगल ऑफ कंसिडरेशन मान लिया, जो भी उसके अपोजिट साइड आ रही है उसको मैंने O बोल दिया, अपॉन H कर दिया। दूसरा रेशो क्या है, इसमें साइड ली गई है AC अपॉन BA, फिर नीचे तो हाइपोटेनियस ही है। यहां पर जो साइड है अब दूसरे कंडीशन में AC, इट इज द साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल, तो इसको एडजेसेंट साइड बोल देते हैं। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये दूसरा रेशो आ गया। और तीसरा रेशो क्या है भाई, तीसरा रेशो है BC यानी अपोजिट साइड टू एडजेसेंट साइड। ये एंगल नहीं है, ठीक, हाँ, साइड एडजेसेंट टू एंगल समझ सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल समझ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो या तो मैं ये याद रखूं कि मुझे इतना बात बोलनी है, मुझे अपोजिट साइड अपॉन ये सब लेना है। ठीक, मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि मुझे BC अपॉन CA का रेशो निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई आई हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल टू द हाइपोटेनियस। अगर मुझे मान लीजिए BC और BA का रेशो लेना है, अगर मुझे BC और AC का रेशो लेना है तो मैं कहूंगा आई हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल टू द साइड एडजेसेंट टू एंगल, टेकिंग एंगल A इन कंसिडरेशन। यार एंगल भी तो बताना पड़ेगा, ये भी तो हो सकता है मैं B को कंसीडर करने लगूं, तो एंगल भी बताना जरूरी है कि मैं किस एंगल को कंसीडर करने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन सी साइड अपोजिट है। मान लीजिए कोई बच्चा B को लेकर के कंसीडर करेगा तो फिर AC जिसे हम फिलहाल एडजेसेंट साइड बोल रहे थे वो अपोजिट साइड बन जाती। ये तो एंगल पे डिपेंड करेगा ना, एंगल ऑफ कंसीडरेशन क्या है कि नहीं। तो लग रहा है यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम हो जाएगा बताना कि जब एंगल B कंसीडर कर रहे हैं देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस एंड दैट। तो उसके लिए कुछ आसान तरीके चूज किया गया कि भाई कुछ ये तो मुश्किल हो जाएगा यार। मुझे एक तो ये पता है कि मुझे मान लीजिए मेरा एंगल ऑफ कंसीडरेशन A है, मैंने यहां A लिख दिया, यहां मैंने A लिख दिया, यहां मैंने A लिख दिया, मेरे एंगल ऑफ कंसीडरेशन A है। अब मान लीजिए मुझे यहां सबसे पहले चाहिए रेशो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल A टू हाइपोटेनियस, तो मैंने इसके लिए एक सिंबल यूज कर लिया साइन। इसका कोई लिटरल मीनिंग मत निकालिए फिलहाल, ये साइन लिख दिया मैंने। साइन का कोई मतलब नहीं है, हाँ? साइन बस मुझे यह बता रहा है कि जब साइन के आगे A लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप एंगल नहीं लिखेंगे तो साइन का कोई मीनिंग नहीं। साइन A का मतलब पूरा क्या है कि सबसे पहले साइन A लिखना यह बता रहा है कि योर एंगल ऑफ कंसीडरेशन इज A, और तब ये वर्ड जो साइन है SIN साइन, ये सिर्फ इंडिकेशन कर रहा है कि साइन A का मतलब यह है कि आपको एंगल ऑफ कंसीडरेशन A लेते हुए वो साइड लेनी है जो अपोजिट टू एंगल A है अपॉन हाइपोटेनियस। यानी साइन मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल ऑफ कंसीडरेशन टू द हाइपोटेनियस,
व्हेन एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज ए। मैं इतना लिखने की जगह लिखूंगा साइन ए। ए लिखते ही मुझे एंगल ऑफ कंसिडरेशन समझ में आ जाएगा। और साइन का मतलब मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि साइन तब यूज होता है जब मुझे किन दो साइड का रेशियो निकालना हो, साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनियस। यानी जब भी मैं ये लिखूंगा कि साइन ए, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे लेनी है साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मान लीजिए मुझे साइड एडजेसेंट लेनी है तो इसके लिए सिंबल यूज होता है कॉस। कॉस ए का मतलब क्या है? अगर मुझसे मान लीजिए कोई कॉस ए कहता है तो कॉस ए का मतलब ये है सिंपल वे में कि एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज ए, एंड दिस टाइम आपको अपोजिट साइड ना लेकर के साइड एडजेसेंट टू एंगल लेनी है अपॉन हाइपोटेनियस लेना है। यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। और जब कोई मुझसे कहता है कि इस समय क्या लेना चाहिए, इसके लिए आई विल यूज द वर्ड tan ए। इन तीनों का फिलहाल आप कोई मीनिंग ना निकालें, साइन कॉस tan का। तो tan ए क्या है? बेसिकली साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल। ये रेशो जो हमने देखे हैं ये साइन ए कॉस ए tan ए है। मैं फिर कह रहा हूं साइन ए कॉस ए tan ए का कोई मतलब नहीं है। साइन ए कॉस ए tan ए का सिर्फ मतलब ये है कि जब हमने एंगल ए लिया था तो साइड जो उसके अपोजिट थी और हाइपोटेनियस का रेशो क्या आ रहा था, जो मैंने 30 डिग्री लेने पे 1/2 बताया था, हमेशा वही आएगा। ठीक, तो वो जो रेशो आता है वो मुझे यहां लिखना है। ऐसे ही कॉस ए में साइड एडजेसेंट होती है और tan ए में दिस अपॉन दिस रहता है। अब यहां क्या समस्या है? ज्यादातर बुक्स इस तरीके से नहीं लिखती। अगर आप इंडियन बुक्स को कंसीडर करेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या चलता है? और ये वास्तव में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लग भी नहीं रहा है। हम कैसे याद रखते हैं? हमारा याद रखने का तरीका बड़ा प्यारा है। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ए। इस बार मैं चलिए अभी इस बार मैं इसको चेंज करके बी इधर ले लेता हूं, ABC। और मान लीजिए मेरा एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है थीटा। ठीक, आ गई यहां तक बात समझ में? अब हमने क्या अपने दिमाग में हमने क्या बना रखा है कि जो एंगल के अपोजिट साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे साइड अपोजिट टू ए, नो, साइड अपोजिट टू ए इज एक्चुअली परपेंडिकुलर। हाँ, अगर मैंने एंगल ऑफ कंसिडरेशन सी होता तो ये होता परपेंडिकुलर, जो देखने में बेस जैसा लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जो हाइपोटेनियस है वो तो है ही, और जो थर्ड साइड है उसे हम नेसेसरीली नाम देंगे बेस। और इस हिसाब से अगर हम साइन ए को देखें, साइन ए जो यहां पर अब साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। साइन ए का बेसिकली मतलब होता है वो एंगल जो ए वर्टेक्स पर बना है। और अगर मुझे वो एंगल मालूम ही है कि थीटा है, इट में भी 20, 30, 40 कुछ भी, तो मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूं। ये आ जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल मतलब P अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे अगर कोई मुझसे कहता है सर व्हाट शुड बी कॉस ए, तो मैं कहूंगा इट्स कैन बी रिटन एज कॉस थीटा ऑब्वियसली, एंड कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइड एडजेसेंट टू एंगल मतलब B अपॉन हाइपोटेनियस H। और अगर कोई मुझसे कहता है व्हाट इज tan ए, which can be written as tan theta also, it is side opposite to angle मतलब P upon base B। ये तरीका हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। एक बार मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेना है, एक बार बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेना है, एक बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है। ठीक, ये तीनों हमें लेने हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ी गड़बड़ होती है भाई। कई बार बच्चे इसमें ही भूल जाते हैं, सर कब, अब ये कैसे ध्यान रहेगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन है और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस है। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने बना रखे हैं, बहुत सारे वो बनाए हुए होते हैं। एक मतलब अब क्या बोलूँ उनको, बच्चे अपनी मर्जी से बना लेते हैं कुछ भी रिदमिक। जैसे मुझे एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। 1, 2, 3 रेशो मुझे मिल गए। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले।
मिल गया मुझे एक। अब देखिए ये मुझे तीनों रेशो मिल गए, PYH, BYH, PYB। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों रेशो लेने, आप किसे साइन माने, किसे कॉस माने, किसे टेन माने। तो उसका एक बच्चों ने बना रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। सोने का एस आपको साइन की याद दिला देगा, चांदी का सी आपको कॉस की याद दिला देगा, और जो तोले का टी है वो आपको टेन की याद दिला देगा कि जब साइन थीटा निकालना है तो P/H कर दो, कॉस थीटा निकालना है तो B/H कर दो, टेन थीटा निकालना है तो P/B कर दो। ये सबसे कॉमन है याद रखने का तरीका कि हम एक्चुअली हमें ये तो याद रहता है साइड्स के रेशो लेने, अब किसको क्या माने ये भूल जाते हैं कि ये पता नहीं ये साइन था कि ये साइन था कि ये साइन था, कौन सा टेन था, क्योंकि ये वर्ड अभी तक तो पढ़े नहीं। तो ये एक तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। कुछ लोग और भी बना रखे हैं, एक पापा और बच्चे का संवाद भी है, ठीक, आप भारत पाकिस्तान रिलेशन भी आता है, ठीक, बहुत सारे रेशो इस तरीके के बच्चों ने बना रखे हैं, ठीक। तो उस बिहाफ पर हम ये पहचान लेते हैं, हमें एक हिंट मिल जाती है कि जब हमें साइने निकालना है तो हमें क्या करना है, कॉसे निकालना है तब क्या करना है, टेने निकालना है तब क्या करना है। अच्छा, समस्या तब आती है कि यार इनका रिवर्स भी तो हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता कि P/B की जगह मुझे B/P निकालना पड़ जाए, या ये नहीं हो सकता कि मुझे B/H की जगह H/B निकालना पड़ जाए। हो तो ये भी सकता है P/H की जगह मुझे H/P भी निकालना पड़ जाए। रेसिप्रोकल ऑफ दिस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मुझे मिल रहा है ये 1/tan थीटा मिल रहा है, इसका रिवर्स है ना। ये जो मुझे मिल रहा है ये 1/cos थीटा मिल रहा है, ये जो मुझे मिल रहा है ये 1/sin थीटा मिल रहा है। हालांकि कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर इस हिसाब से जो ये मुझे मिल रहा है ये 1/, ये जो भी बोले आएगा उसका रेसिप्रोकल है, बात तो दोनों ही है, ठीक। ओ क्या कर दिया मैंने, यहां आएगा, सॉरी उल्टा हो गया बच्चों, ये तो नीचे की तरफ आएगा। ये है 1/cos थीटा और ये है 1/sin थीटा, ये इसके रेसिप्रोकल हैं। अब ये भी याद रखिए 1/cos थीटा को क्या बोलते हैं, इनके केवल नाम आपको बेटा रटने पड़ेंगे, इट इज cot थीटा। cos थीटा के रेसिप्रोकल को हम बोलेंगे sec थीटा और इसको हम बोलेंगे cosec थीटा। ये नाम दिए गए हैं, यानी tan थीटा का जो रेसिप्रोकल आएगा, मतलब P/B की जगह हम B/P की जो वैल्यू निकालेंगे, जो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा है, उसे हम cot थीटा बोलेंगे। वो पता लगे, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसे तो tan थीटा कैन बी रिटन एज 1/cot थीटा, ऑब्वियसली। सिमिलरली सर क्या cos थीटा को लिखा जा सकता है 1/sec थीटा, ऑब्वियसली। क्या इसको लिखा जा सकता है 1/cosec थीटा, ऑब्वियसली इट कैन बी। sin थीटा cosec थीटा का रेसिप्रोकल है, ऑब्वियसली cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल है, दोनों का प्रोडक्ट 1, ठीक। तो इस तरीके से हम इन सब के साथ रिजेम्बलेंस कर सकते हैं। एक चीज यहां पे और ध्यान देने वाली बात है जो बहुत काम में आएगी आपके, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। इसको जरा थोड़ा सा समझ लो एक बार। मैंने मान लीजिए साइन थीटा निकाला, इमेजिन, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू में परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर अगर थीटा है तो वो बन जाएगा BC और H बन जाएगा AC, ठीक है। ये आएगा पक्का यही। अगर मैं 90 माइनस थीटा, यानी इस जिस एंगल का मैंने साइन निकाला है उससे दूसरे एंगल का मैं कॉस निकालता हूं, cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा जब मैं करूंगा तो cos के लिए मुझे पहले चाहिए बेस, इस बार एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है, तो बेस बन जाएगा इस बार P बन गया मतलब BC, और हाइपोटेनियस तो AC है ही। तो आप देख रहे हैं कि जो इस एंगल का साइन है वो इस एंगल का कॉस है। अगर मैं मान लीजिए इसका कॉस निकाला होता तो वो इसके साइन के इक्वल आता, अगर मैं इसका tan निकालूंगा इसके कॉट के इक्वल आएगा।
यानी जो वैल्यू साइन थीटा की है वही वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा की है, और जो वैल्यू कॉस थीटा की है वो साइन 90 माइनस थीटा की है। इस बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अभी तो आज हमने जो भी कुछ आपको ये बताया ये केवल एक बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझ जाएं। इसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा अच्छे से, और रुक रुक करके खुद बना करके ट्राई करके देखिएगा, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए इस वीडियो को तो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में इनको एक बार समराइज करके और फिर इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे उनको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।